नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि सभी भूमि गोपाल की, या ये भी कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं है उसका खुदा है यारो। अब ये दोनों चीज़ से इतर अगर हम कहें कि जो ज़मीन का कोई मालिक नहीं है, या अगर वक्फ की नज़र बोर्ड की उस पर पड़ जाए तो वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की हो जाती है और वक्फ बोर्ड के खिलाफ आप किसी न्यायालय में भी नहीं जा सकते। अब वक्फ बोर्ड को जो असीमित अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों की कटौती करने की कवायद जो है मोदी सरकार करने जा रही है। एक साल पहले गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जो बात कही थी वो तारीख थी 5, और इस 5 तारीख तक एक साल आते आते ये विवाद अब बहुत गहरा हो गया है। तो चलो सिलसिलेवार समझते हैं कि वक्फ होता क्या है। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम पर, यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम पर नहीं है। वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, वही यह तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है, कौन सी नहीं है। इस निर्धारण के 3 आधार होते हैं। अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी है, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था ज़मीन की लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, या फिर सर्वे में ज़मीन का वक्फ की संपत्ति होना साबित होता है, तो वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की ज़मीनों पे नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था। पर आप ये समझ सकते हैं कि ज़मीनों पे नियंत्रण या जर जोरू ज़मीन जिसकी बात होती है, इस पे कौन नियंत्रण रखता है? इस पे नियंत्रण रखते हैं पावरफुल लोग। कोई गरीब गुरबा जो है अपना तो जो है वो संपत्ति पे रख पाता है, ना बहुत सारी चीज़ों पे रखता है। इसलिए कई बार हमारे यहाँ कहते हैं कि गरीब की लुगाई सबकी भौजाई। तो अंततः ज़मीनों पर बहुत जो पावरफुल लोग होते हैं, जो ताकतवर लोग होते हैं, वो इन संस्थाओं पे काबिज होते हैं, और इन संस्थाओं के जरिए वो बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं, किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहे हम, बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं हैं उस पर काबिज यदि देखोगे, या बड़ी बड़ी संस्थाओं पे जो काबिज हैं वो बहुत दबंग लोग हैं। तो बात ये होती है कि ज़मीनों पर बेजा कब्जे के इस्तेमाल को रोकने और गैर कानूनी तरीके से बेचने पर रोक के लिए ये बनाया गया था। कानून हमेशा ऐसे ही बनाए जाते हैं किसी अच्छी नीयत से। 2005 में वक्फ आयोग का गठन किया गया। इसमें अधिकांश ब्रिटिश अधिकारी और अल्पसंख्यक इस्लामिक अधिकारी शामिल थे, जो सल्तनत का प्रतिनिधित्व करते थे, जिन्होंने द्वीप पर कुछ हद तक प्रभाव बनाए रखा था। वक्फ को लेकर विवाद अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा है। वक्फ की संपत्ति पर कब्जे का विवाद लंदन स्थित प्रीवी काउंसिल तक पहुंचा था। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान ब्रिटेन में जजों की एक पीठ बैठी और उन्होंने इसे अवैध करार दिया था, लेकिन ब्रिटिश भारत की सरकार ने इसे नहीं माना और इसे बचाने के लिए 1913 में एक नया एक्ट लेके आ गई। देश के आज़ाद होने के 7 साल बाद 1954 में वक्फ अधिनियम पहली बार पारित किया गया। उस समय देश में प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू थे। उनकी सरकार वक्फ अधिनियम लेकर आई, लेकिन बाद में इसे निरस्त कर दिया गया। इसके 1 साल बाद 1955 में फिर से नया वक्फ अधिनियम लाया गया। इसमें वक्फ बोर्डों को अधिकार दिए गए। 9 साल बाद यानी कि 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया गया, जो अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन था। इसका काम वक्फ बोर्ड से संबंधित कामकाज के बारे में केंद्र सरकार को सलाह देना होता था। भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड को भारत से पाकिस्तान गए मुसलमानों की ज़मीन वक्फ बोर्ड को दे दी। हालांकि 1995 में के संशोधन से वक्फ बोर्ड की असीमित उसको शक्तियाँ मिली। 1991 में बाबरी मस्जिद विध्वंस की भरपाई के लिए 1995 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम में बदलाव करके वक्फ बोर्ड को जमीन अधिग्रहण के असीमित अधिकार दे दिए। वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 3R के मुताबिक अगर कोई संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक यानी कि पवित्र, मजहबी यानी कि धार्मिक, या चैरिटेबल यानी परोपकारी मान ली जाए, तो वह वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाएगी। वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 कहता है कि यह ज़मीन किसकी है, यह वक्फ बोर्ड का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड तय करेगा। बाद में वर्ष 2013 में संशोधन पेश किए गए, जिसमें वक्फ को इससे संबंधित मामलों में असीमित और पूर्ण स्वायत्ता भी प्रदान कर दी गई। अब जिसके पास असीमित अधिकार होंगे और पूरी स्वायत्ता होगी,
वहां पर हम ये मान सकते हैं कि जब किसी को सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। हम देखते हैं कि जब एक थानेदार को कुछ अधिकार मिलते हैं, एक अधिकारी को, एक बाबू को अधिकार मिलते हैं, तो अपने अधिकारों का इस देश में किस तरह से दुरुपयोग करता है। तो एक बोर्ड जिसको इतने असीमित अधिकार दिए हों, उसने फिर किस तरह से काम किया होगा, ये अगर जब इसकी पड़ताल होगी और पूरी जमीनों का लेखा जोखा निकलेगा, तब पता चलेगा कि वक्फ बोर्ड के नियम कानून की आड़ में किन किन लोगों ने किस किस दिया। अगर हम वक्फ बोर्ड की बात करते हैं तो हम बहुत सारे जो मठ मंदिर हैं उसकी भी बात करते हैं। बहुत सारे लोगों ने दान में अपने धार्मिक कारणों से जमीन दी थी, पर उन जमीनों का भी वहाँ बैठे पदाधिकारियों ने बहुत बेजा इस्तेमाल किया और बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर हेरा फेरी की। इसकी भी अगर जांच होगी तो ये जांच में भी बहुत सारे तथ्य निकलेंगे। सुप्रीमेसी और प्रिविलेजेस के खिलाफ ये काम करते हुए मीडिया को इन्फॉर्म कर रही है और पार्लियामेंट को इन्फॉर्म नहीं कर रही है। पार्लियामेंट जब चल रहा है तो सरकार का काम है कि इमीडिएटली आप पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते, बजाय इसके कि आपने मीडिया को लीक किया। अब जो मीडिया ने रिपोर्ट किया उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो प्रपोज अमेंडमेंट से मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए, और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। देखिए, जो वक्फ व्यवस्था है या जो वक्फ सिस्टम है, उसको जो है वो टच मी नॉट की सोच, सनक और संकीर्ण सियासत से बाहर करना होगा। अगर आप जो है वो इसी संकीर्ण सियासत में, इसी सोच में और इसी सनक में रहेंगे कि वक्फ व्यवस्था को, वक्फ के सिस्टम को टच मी नॉट, मतलब आप छू नहीं सकते, छुई मुई है। अरे भाई, हर जो समावेशी सुधार है उस पर सांप्रदायिक वार की जो आपकी सनक है वो न तो मुल्क के लिए बेहतर है और न मजहब के लिए बेहतर है। और एक लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम का जो है वो लॉजिकल एंडिंग सोल्यूशन जो है वो वक्त के लिए भी बेहतर है और वक्त के लिए भी जरूरी है। इसलिए जो है वो अगर लॉन्ग पेंडिंग, अभी इससे पहले जो है वो इस बीमारी के इलाज के लिए अलग अलग संशोधन करते रहे, लेकिन वो बीमारी का इलाज होने के बजाय ये बीमारी लाइलाज होती गई। इसलिए जो भी, मुझे मालूम नहीं कि क्या इसमें सरकार की तरफ से जो है वो प्रपोजल है और किस तरह से है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये जरूरी है। देखिए, आप एक बात समझने की जरूरत है, केंद्र सरकार जनहित के काम में नहीं लगी हुई है। उनको देश के गरीबों की भलाई से कोई मतलब नहीं, ना महंगाई से मतलब है, ना गरीबी से मतलब है, ना बेरोजगारी से मतलब है। अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले लोगों को। गरीब प्रदेश बिहार जैसे राज्यों में कारखाने लगे, उद्योग लगे, इससे भाजपा को लेना देना नहीं है। वो केवल ध्रुवीकरण करके, हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति सेकना चाहती है। तो भाजपा के लोगों को तो पहले बताना चाहिए कि जो आरक्षण जो हम लोगों ने बढ़ाया उसको 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाल रहे, क्या कारण है। और बिहार में आपने वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिएगा, उसका क्या हुआ। अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और केवल वक्फ बोर्ड नहीं, हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने समझदार हैं सरकार के। उन्हें उर्दू में ये पता लगा कि नुज़ूल उर्दू शब्द है। उन्हें समझाते रहे अधिकारी कि नजूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नजूल मतलब मुसलमानों की जमीन है ये। सोचो, जो व्यक्ति केवल उर्दू के शब्द नजूल को लेकर के पूरा का पूरा प्रयागराज खाली करा रहे थे, पूरा गोरखपुर, और गोरखपुर में अपना स्वार्थ है उनका कुछ, या उनके सहयोगी साथियों का स्वार्थ है, उसकी वजह से बताइए उर्दू का शब्द नजूल, तो मुख्यमंत्री जी क्या कानून ले आए। तो ये बात आपको भी समझ में आ रही है, लेकिन हम लोग इसके खिलाफ रहेंगे। तो चलिए लौट के आते हैं। वक्फ बोर्ड जो है वो देश भर में जहां भी कब्रिस्तान की घेराबंदी करता है उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति करार दे देता है। इन मजारों और आसपास की जमीनों पे वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है। चूंकि 1995
का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर कोई वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई ज़मीन वक्फ की संपत्ति है तो वह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं बल्कि ज़मीन के असली मालिक की होती है, जो वो बताए कि कैसे उसकी ज़मीन वक्फ की नहीं है। अब ये बहुत मुश्किल काम है हमारे देश में। अभी आप अपनी नागरिकता नहीं बता पा रहे हैं। आपको अगर कोई बोलता है कि आप मूल निवासी प्रमाण पत्र लाओ और उससे कहता है कि 1948 के डॉक्यूमेंट लाओ, 1956 के डॉक्यूमेंट लाओ, तो वो अपने मूल निवासी का प्रमाण पत्र नहीं बना पा रहा है, तो कोई आदमी जिसके दादा परदादा से यदि वो ज़मीन थी तो उनके पास वो डॉक्यूमेंट दस्तावेज उस तरह से सुरक्षित नहीं रहते। तो हमारे यहाँ तो लोगों का जब जन्म होता था तो ना तो कुंडली बनती थी ना टाइम होता था, और लोग अलग अलग तरह से अनुमान लगाते थे कि इस तारीख को भर्ती हुआ होगा स्कूल में, या फलाना पैदा हुआ था उसके बाद ये पैदा हुआ। तो इस तरह से लोगों की स्मृतियों में चीज़ें थी, वो उसका डॉक्यूमेंटेशन उस तरह से नहीं था। अब तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन होने लगा है। बहरहाल 1995 का कानून यह जरूर कहता है कि किसी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह तय कैसे होगा कि संपत्ति निजी है? अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करना है। सारे कागज और सबूत उसे देने हैं जो अब तक दावेदारी कर रहा है। कौन नहीं जानता कि कई परिवारों के पास जमीन का पुख्ता कागज नहीं होता। वक्फ बोर्ड इसी का फायदा उठाता है क्योंकि उसे कब्जा जमाने के लिए कोई कागज नहीं देना है। अब यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि ये वक्फ बोर्ड तक सीमित नहीं है। बहुत सारे दबंग लोग जो शहरों में जमीन का कारोबार करते हैं वो बहुत सारे लोगों की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, और जब मेन आदमी पहुंचता है जिसकी जमीन थी वो उसको अदालत दर अदालत थाने दर थाने घूमने पड़ते हैं, और उसको ये साबित करना पड़ जाता है कि बड़े मुश्किल से वो सारे कागज भी दे तब भी वो जमीन खाली नहीं हुई। ऐसे कि हमको आए दिन सुनने मिलते हैं बहुत सारे लोगों के प्लाट यदि खाली हैं तो उस पर बहुत सारे पावरफुल लोग, गुंडे बदमाश किस्म के लोग कब्जा कर लेते हैं। तो यहाँ तो एक ऐसी संस्था है जिसके पास असीमित अधिकार है, और उसको कौन लोग संचालित कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड में क्या वाकई में ऐसे लोग हैं जो पंच परमेश्वर हैं, या अलगू चौधरी जैसे लोग हैं, या जुम्मन मियाँ जैसे लोग? कौन लोग हैं ये? तो पता चलेगा कि ये लोग पॉलिटिकल रूप से बहुत साउंड हैं, धार्मिक रूप से बहुत साउंड हैं, और ये एक अलग ताकतवर वर्ग है। तो बात हो रही थी 1947 में बंटवारे के समय पूर्वी और पश्चिम पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश को मिला के 10,32,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन दी गई, और एक अनुमान के मुताबिक कम से कम इतनी ही जमीन संपत्ति भारत के वक्फ बोर्ड के कब्जे या रिकॉर्ड में है। अगर इस समय वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से ज़्यादा की संपत्ति 15 साल में हुई डबल रेलवे डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा यदि किसी के पास प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड। सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण भूस्वामी यदि कोई है तो वह वक्फ बोर्ड है। यूपी में सबसे ज़्यादा वक्फ की संपत्ति है। यूपी में सुन्नी बोर्ड के पास कुल 2,10,239 संपत्तियाँ हैं, जबकि शिया बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियाँ हैं। साल 1989 में वक्फ की ओर से जारी आंकड़ों में छत्तीसगढ़ में वक्फ के पास 255 मस्जिद, 69 मदरसे, 7 स्कूल, 100 ईदगाह, 380 कब्रिस्तान, 79 दरगाह, 479 मकान, 340 दुकानें, गोदाम, 80 प्लाट, 49 इमामबाड़े, 3 खानगाह, 10 मुसाफिर खाने और 105 कृषि भूमि है। अकेले अगर राजधानी रायपुर की मैं बात करूं तो वक्फ के पास 36 मस्जिद, 12 मदरसे, 3 स्कूल, 15 ईदगाह, 31 कब्रिस्तान, 38 दरगाह, 152 मकान, 86 दुकान और गोदाम, 5 प्लाट, 4 इमामबाड़ा, 1 मुसाफिर खाना और 14 कृषि भूमि है। इसी तरह बिलासपुर में भी 38 मस्जिदें हैं, 4 मदरसे हैं, 1 स्कूल है, 8 ईदगाह है, 26 कब्रिस्तान है, 2 दरगाह है, 64 मकान है, 8 दुकान है, गोदाम है, प्लाट हैं, इमामबाड़ा है, मुसाफिर खाना है। दुर्ग में भी इसी तरह की स्थिति है। अगर हम अलग अलग जिलों की बात करें, बात वो नहीं है, बात ये है कि ठीक है कि ये इनके पास जो भी है, सरगुजा में 38 मस्जिदें, ठीक है, वो धार्मिक मस्जिदें, वो किसी की नहीं है, वो अल्लाह की है। अगर हम कहते हैं कि इतनी बड़ी मस्जिद जो होती है या मंदिर होता है जो बहुत आलिशान होता है, तो उसको बच्चा उसको देखता है और कहता है कि अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान, तो ये बहुत बार ये सवाल उठता है। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो हैं ये वक्फ बोर्ड के पास थी।
दिसंबर 2022 में इसके बारे में लोकसभा में जानकारी दी गई थी। हालांकि सबसे अधिक विवाद वक्फ के अधिकारों को लेकर है, क्योंकि वक्फ एक्ट के सेक्शन 85 में इस बात पर जोर दिया गया है कि वक्फ के फैसले को कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके बाद 8 दिसंबर 2023 को वक्फ बोर्ड एक्ट अधिनियम 1995 को निरस्त करने का प्राइवेट मेंबर बिल जो है राज्यसभा में पेश किया गया। यह बिल उत्तर प्रदेश से भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने पेश किया। राज्यसभा में इस बिल को लेकर विवाद भी हुआ। उस समय इस बिल के लिए मतदान भी कराया गया। तब बिल को पेश करने में के समर्थन में 53 जबकि विरोध में 32 सदस्यों ने मत दिया। इस दौरान भाजपा सांसद ने कहा कि वक्फ बोर्ड अधिनियम 95 समाज में द्वेष और नफरत पैदा करता है। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु। वक्फ बोर्ड के अधिकार में चल और अचल संपत्तियां आती हैं। इन संपत्तियों के रख रखाव के लिए राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक वक्फ बोर्ड होता है। वक्फ बोर्ड को जो संपत्ति दान दी जाती है उससे गरीबों की मदद की जाती है। ये बात तय है कि ये जो बोर्ड है इसने बहुत जगह बहुत सारे स्कूल चलाए, उन बच्चों को भी एडमिशन दिया, मदरसे खोले, शिक्षा के लिए काम किया, धार्मिक भी काम किया। ये बात नहीं है कि सारे वक्फ बोर्ड जो हैं उनमें गड़बड़ियाँ ही कर रहे थे, वो अपना भी अच्छा काम करते हैं। पर बहुत लोग, जैसा मैंने कहा कि जब धार्मिक संस्थान होती हो, कुछ भी हो, किसी की भी धार्मिक संस्थान हो, उसके आड़ में भी बहुत सारे लोग जो बहुत सारे खेल करते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाल के एक अहम फैसले में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति वक्फ का ट्रस्टी नहीं है, ना ही सहस्वामी है, लेकिन वह लाभार्थी है, तो प्रतिकूल कब्जे के जरिए वक्फ की जमीन होते हुए भी वह उसका अधिकार प्राप्त कर सकता है। प्रतिकूल कब्जे को अंग्रेजी में एडवर्स पोजेशन कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति की जमीन पर कोई दूसरा व्यक्ति निर्विरोध जो है रह रहा है और उस जमीन का उसे निर्विरोध रहते हुए 12 साल हो गए हैं, तो वह प्रतिकूल कब्जे यानी कि एडवर्स पोजेशन का दावा कर सकता है। अगर उसका दावा सही पाया गया तो उसे जमीन का टाइटल यानी कि मालिकाना हक प्राप्त हो जाता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी जमीन पे 30 साल से ज़्यादा समय से निर्विरोध रह रहा है, तो वहाँ पर भी उसे प्रतिकूल कब्जा का दावा कर वो जायदाद का अधिकार प्राप्त कर सकता है। जस्टिस के.एस. जोसेफ और ऋषिकेश राय की बेंच ने वक्फ अधिनियम 1995 से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया था। शीर्ष अदालत ने इसे फैसले के कारण अब वक्फ की जमीनें भी इसी परिधि में आ गई हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति जिसका संबंध वक्फ से है, उसके ट्रस्टी या स्वस्वामी के रूप में नहीं है, और अगर वह केवल वक्फ का लाभार्थी होते हुए निर्विरोध वक्फ की जमीन पर रह रहा है, तो वह प्रतिकूल कब्जे यानी एडवर्स कब्जे का दावा कर सकता है और जमीन पर अधिकार प्राप्त कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पारित जो किया है उससे 1947 के पहले के ट्रांसफर किए गए किसी भी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि उसके कागज मान्य नहीं होंगे। इसके अलावा 1947 के बाद जिन संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का अपना अधिकार जताया गया है, उनके कागज दिखाने होंगे कि वह संपत्तियां उसके पास आई कहां से, और वक्फ बोर्ड पर अपने किसी संपत्ति के सही, जायज और कानूनी कागज अगर वो नहीं दिखाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगर हमको माने तो जमीन संपत्ति अपने मूल मालिक को वापस दे दी जाएगी। अगर जमीन संपत्ति का मूल मालिक बंटवारे के बाद देश छोड़कर जा चुका है, तो इसका मतलब है या कि 1971, 1962 या 1965 या 1971 के युद्धों में पाकिस्तान का साथ देने के आरोप के कारण भाग गया है, तो उस स्थिति में वो संपत्ति शत्रु संपत्ति अधिनियम 2017 के तहत सरकार की हो जाएगी। जैसा कि हमने देखा कि ये जो गैंगस्टर थे बंबई के बड़े बड़े, दाऊद इब्राहिम जैसे, इनकी संपत्ति को बीच में शत्रु संपत्ति घोषित की गई और इसको भी नीलाम किया गया। अब जो केंद्र में नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो वक्फ बोर्ड अधिनियम में बड़े संशोधन करने के लिए उन्होंने एक खाका तैयार किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अधिनियम में लगभग 40 संशोधन को मंजूरी दी है, जिसे वक्फ बोर्ड की शक्तियों को फिर से परिभाषित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। 40 प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावे का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। सरकार के इस कदम का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया है और कहा है कि वक्फ बोर्ड की कानूनी स्थिति और शक्तियों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब हम ये बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल भाजपा को कहीं ना कहीं लोग मुस्लिम विरोधी समझते हैं और भाजपा भी इस तरह का नैरेटिव बनाती है कि कई बार भाजपा के बहुत एग्रेसिव नेता कहते हैं कि हमें मुस्लिमों की उस तरह से जरूरत नहीं है। अब मुस्लिमों को लग रहा है और मुस्लिम लीडरशिप को लग रहा है
कि ये कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो लोग अब कह रहे हैं कि इससे तो कुछ लोग अतिशय में भी कहना चाहिए कि बयानबाजी कर रहे हैं कि देश में इसमें एक और विभाजन की स्थिति आ जाएगी और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर सवाल क्या है कि कोई भी कानून किसी को यदि असीमित अधिकार देता है और वो अधिकारों का दुरुपयोग होता है तो उस पर कहीं ना कहीं कोई अंकुश लगेगा। पर सवाल ये है कि किस नियत से किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार वक्फ बोर्ड जो एक स्वतंत्र संस्था है उस पर नियंत्रण करना चाहती है? अगर नियंत्रण करना चाहती है या उसको लगता है कि यहाँ बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई है तो उसको उनकी जांच करना चाहिए। पर सवाल ये कि क्या वक्फ बोर्ड की ही जांच होनी चाहिए? बहुत सारे जो धार्मिक संस्थान हो, किसी भी धर्म समुदाय के हों, यदि वहाँ पर भी गड़बड़ियाँ हो रही हैं, वहाँ पर भी अगर कोई मठ गड़बड़ी कर रहा है, कोई बड़ा पंडा गड़बड़ी कर रहा है या कोई बहुत ज़मीन दबा रहा है, तो सरकार को चाहिए, क्योंकि ये संविधान में सब बराबरी के हैं, सबको एक सा हक है, तो ऐसे में ये होना चाहिए कि जहाँ कहीं भी सरकारी संपत्ति या सार्वजनिक संपत्ति का कोई भी दुरुपयोग कर रहा है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देखते हैं कि आने वाले समय में वक्फ बोर्ड को जो असीमित अधिकार मिले हैं उसमें कितनी कटौती होती है। नमस्कार।